नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए बड़ी खबर सीरिया से, जहां विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है। सीरियाई विद्रोही राजधानी दमिश्क में जा घुसे हैं और राजधानी दमिश्क में भीषण गोलीबारी चल रही है। सीरियाई विद्रोहियों का होम्स शहर पर कब्जा हो गया है। उधर राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। असद की विमान के रडार से गायब होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दमिश्क में आप देख सकते हैं भीषण यहां पर गोलीबारी, सीरियाई विद्रोहियों का होम्स शहर पर कब्जा हो गया है। दमिश्क जो राजधानी है सीरिया की, वहां पर विद्रोही जा घुसे हैं। वहीं राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने की खबर है। लगातार ये भी तेजी से आगे बढ़ती हुई खबर आग पकड़ती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं विद्रोही गुटों का किस तरह से सीरिया पर कब्जा, यहां पर तख्ता पलट की जो कोशिश है लगातार तेज होती नजर आ रही है। राष्ट्रपति बशर अल असद इस बीच देश छोड़कर भाग गए हैं। उनके विमान के रडार से गायब होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सीरियाई सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों ने बीते कई सालों में ये अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में अब तख्ता पलट किया जा रहा है। सीरिया में राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। उनका विमान रडार से गायब हो गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये देखिए, राजधानी दमिश्क से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, आज जो भी हालात हम सीरिया में देख रहे हैं, आप उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है तख्ता पलट का? सीरिया में ये जो बसर परिवार है, इसका शासन चल रहा था 50 सालों से और 50 सालों के शासन का खात्मा हुआ है। 54 साल कह लीजिए। इसके पिता वो भी शासन में थे, हाफिज अल बसर, और उसके बाद बसर का पिछला 24 साल का शासन। और इस तरह से आप देखिए कि 30 साल और 24 साल, 54 साल तक पिता पुत्र का शासन कैसे चल रहा था। तो वहां पर जो सत्ता थी वो दरअसल भले ही इस परिवार की थी, लेकिन इसे समर्थन था ईरान का, इसे समर्थन था रूस का, और उन्हीं दोनों की बदौलत ये एक तानाशाही सत्ता सीरिया में चल रही थी। और कहा यही जाता था कि ईरान और रूस के एजेंट के तौर पर बशर अल असद वहां पर शासन कर रहे थे। बशर अल असद पूरे पश्चिम देशों के नेटो के निशाने पर रहते थे और जाहिर है कि जब तक रूस और ईरान की उन्हें बैकिंग मिलती रही, जब तक हिजबुल्लाह की उन्हें बैकिंग मिलती रही, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन जो उनके खिलाफ में थे, जो विद्रोही फोर्सेस थे, जो कि आज की तारीख में सीरिया की राजधानी दमिश्क पर, दमिश्क जिसे कहते हैं, उस पर वो काबिज हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा से देश में एक क्रांति को, एक विरोध के वातावरण को जिंदा रखे हुए थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। वो सही मौका आ गया। कैसे वो सही मौका आया? तो आप देखिए, अगर बड़ी तस्वीर देखते हैं मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की अभी, तो आप पाएंगे कि पूरी पश्चिम एशिया में इस वक्त उथल पुथल कुछ इस कदर है कि जो भी बशर अल असद के समर्थक थे, उन्हें अपनी पड़ी हुई है, वो अपनी कारणों से परेशान है और वो सीरिया की मदद ही नहीं कर पाए। अब जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन आप जानती हैं कि हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह के जो चीफ थे वो मारे गए और इस कारण से वहां पर अफरा तफरी फैली हुई है। इजराइल ने उनका सफाया कर दिया। उसी प्रकार आप देखिए, हमास के जो बड़े नेता थे इस्माइल हानिया, उनको खत्म किया गया और वो भी कंफ्यूजन का एक दौर चल रहा है। इसके अलावा आप जानती हैं, रूस जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में कुछ इस कदर फंसा हुआ है कि वो अपने सारे संसाधन और सेना अपने लिए खर्च करना चाहता है, वो सीरिया की मदद नहीं कर पाया। ईरान खुद फंसा हुआ है, उसे ये लग रहा है कि उसके पीछे अब इजराइल लगा हुआ है और इजराइल के पीछे वो तमाम पश्चिमी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि ईरान खत्म हो जाए। तो ईरान ने भी मदद देना बंद कर दिया और इसके बाद वो जो विद्रोही सेनाएं थीं जो बशर अल असद का विरोध करती थी सीरिया में, वो सक्रिय हुई और एक के बाद एक शहर वो लेती चली गई। और सबसे ज्यादा निर्णायक वो युद्ध तब हुआ जब वो पूरा सप्लाई लाइन जो कि सीरिया की
जोड़ता था तक है, उससे जहां पर रूस की जो पूरी सैन्य और साजो सामान से भरी हुई व्यवस्था खड़ी थी, उससे जो जोड़ता था शहर होम्स, उसके ऊपर कब्जा कर लिया और सप्लाई लाइन को काट दिया। इसके बाद तो फिर ऐसा लगा जैसे कि बस कुछ घंटों की बात है कि सीरिया के तानाशाह बशर अल असद को छोड़ना पड़ेगा सीरिया, और वैसा ही हुआ। रूस, ईरान, लेबनान, इन सब का सहयोग जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद, और ये बताया जाता है कि जो विरोधी फोर्सेस थे उन्हें परोक्ष रूप से इजराइल के मदद भी लगातार मिल रही थी साजो सामान में। वो भी चाहते थे कि बशर अल असद का जो शासन है वो खत्म हो, और नतीजा आप देख रही हैं। कल शाम 5 बजे बताया ये जाता है कि एक एयरक्राफ्ट, एक हवाई जहाज दमिश्क की राजधानी से उड़ा और उसमें सीरिया के तानाशाह बशर अल असद और उनका परिवार बैठा हुआ था, और वो अज्ञात लोकेशन की तरफ चला गया है। किसी को इस वक्त अंदाजा नहीं है कि सीरिया के तानाशाह बशर अल असद इस वक्त कहां है अपने परिवार के साथ, और दमिश्क यानी कि जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, वहां पर विद्रोही सेनाओं का कब्जा है। जो बशर अल असद के शासन के प्रधानमंत्री थे जलाली, उन्होंने कहा है कि देखिए जो भी आते हैं यहाँ पर हम उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि शासन व्यवस्था कायम रहे, और इस वक्त कहीं कोई मारपीट या गोलीबारी आपको सीरिया की राजधानी दमिश्क में नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सीरिया के जितने भी फौज थे उन्होंने सीरिया के तानाशाह बशर अल असद के भागने से पहले ही उन्होंने भागना उचित समझा, और करीब 2 लाख सेना इराक में प्रवेश कर चुकी है, भाग गई है। और इस तरह से हम पाते हैं कि एक और बड़ा, जो कहें कि 50 साल से जो तानाशाही सत्ता चल रही थी मिडिल ईस्ट में, वो गिर गई है। और धीरे धीरे जो बात हो रही है कि मिडिल ईस्ट की जो एक तस्वीर है वो लगातार बदलती जा रही है। पिछले कुछ सालों और कुछ महीनों में कह लीजिए वो जबरदस्त रूप से कल बदल गई जब बशर अल असद की सत्ता दमिश्क में, सीरिया में खत्म हो गई। जी, तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट की ये तस्वीर बदलना, संजीव, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए और जो तमाम दूसरे देशों में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिसमें आप लेबनान, हमास, रशिया, आप इन सब का जहां जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीर हमें किस ओर लेकर जा रही है? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे हित क्या कहाँ है, हमारे हित कहाँ नहीं है। इस वक्त हम दोनों जो कैंप्स हैं दुनिया में, जो एक दूसरे से परोक्ष लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ रूस और ईरान और चाइना, और दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है इस वक्त, ये परोक्ष लड़ाई है, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है, और हमने दोनों से दूरी बना रखी है। हम इस बात को मानकर चलते हैं कि हमारे हित हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, और हम किसके पक्ष में हैं, तो हम शांति के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने बार बार कहा है। देखिए, आज की तारीख में हम अपने ईंधन की, तेल की जरूरतों को रूस से पूरा कर रहे हैं, और हमारे लिए ये जबरदस्त फायदे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि हमें जितनी कीमत अदा करनी पड़ती है तेल की, सामान्य परिस्थितियों से वो बहुत कम है, और ये हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इससे बच रहा है, बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मित्र पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, और हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हम दोनों पक्षों से अगर बात कर सके, कोई मैसेज दे सके तो हम दें। हम राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करते हैं, हम जेलेंस्की से भी मुलाकात करते हैं, और इस तरह से हमारी जो एक स्थिति है वो बीच में खड़े होकर के कहीं भी किसी नॉन अलाइंड स्टेटस जो एक तरह से पहले हुआ करता था, हम उस स्थिति में रहना चाहते हैं। ये हमारी स्थिति है। लेकिन दुनिया की स्थिति क्या है? दुनिया की स्थिति ये है कि आज की तारीख में एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है दो ध्रुवों के बीच में, जिसके एक तरफ अमेरिका है और उसके सहयोगी नेटो देश है, पश्चिमी दुनिया, और दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान है। और ऐसे में जबकि धीरे धीरे पश्चिम एशिया वो थिएटर ऑफ वॉर बन चुका है, एक थिएटर ऑफ वॉर है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यूक्रेन रूस का। लेकिन जो सबसे बड़ा थिएटर ऑफ वॉर है वो है मिडिल ईस्ट, और इस पश्चिम एशिया के थिएटर ऑफ वॉर में ये दोनों बड़ी मजबूत शक्ति जो है दुनिया भर की, ये आपस में टकरा रही है परोक्ष माध्यम से। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि पहले हिजबुल्लाह खत्म हुआ, हमास के बाद हिजबुल्लाह खत्म हुआ, उसके बाद अब धीरे धीरे देखिए
कि ईरान दबाव में है, ईरान के ऊपर लगातार हमले किए इजराइल ने, ईरान कुछ नहीं बोल पाया, और अब हम देख रहे हैं कि सीरिया भी गिर गया। यानी कि रूस चूंकि एक युद्ध में फंस चुका है, उस कारण से वो अपने सहयोगियों का साथ नहीं दे पा रहा है, और एक तरह से पश्चिमी देश अमेरिका और दूसरे जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं, नेटो एलाइज, वो हावी होते चले जा रहे हैं। कल आप देखिए, यूक्रेन के जेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप से हुई है पेरिस में, इमानुएल मैक्रों ने मुलाकात करवाई है। उसका अर्थ ये है कि भले ही ट्रंप कह रहे हो कि नहीं, 1 रुपए नहीं देंगे, हम मदद नहीं करेंगे जेलेंस्की की, फिर इस मुलाकात का मतलब क्या है? कहीं रुख में बदलाव तो नहीं आने वाला है। और ये एक बहुत बड़ी घटना घटी है, दमिश्क में बशर अल असद का भागना, और ऐसे में अमेरिका एक मौका देख सकता है रूस को और कमजोर करने का। और इसका अंत कहां होना है? अंत होना है ईरान के कमजोर होने और ईरान में खुमैनी के शासन के खत्म होने में। और धीरे धीरे चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं। खुमैनी का शासन खत्म हो, ये अमेरिका और पूरी पश्चिमी देश चाहते हैं। और उसी क्रम में यूं लगता है जैसे कि एक स्टेप की तरह है दमिश्क में बशर अल असद के शासन का खत्म होना। प्रत्यक्ष लड़ाई भले न हो, लेकिन परोक्ष लड़ाई में ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश धीरे धीरे करके रूस ईरान समर्थित देशों पर काबिज होते चले जा रहे हैं, और वहां की विद्रोही सेनाओं को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरह से लेबनान और सीरिया में खासतौर पर पूरी तरह से परिवर्तन आ चुका है। जी बिल्कुल, और ये परिवर्तन आखिर किस रूप में आगे असर डालेगा। लेकिन फिलहाल अब ये माने यहाँ पर संजीव कि कल तक जो तस्वीरें सीरिया से जो सामने आ रही थी, आज वो तस्वीरें बिल्कुल उसके उलट होगी। जी बिल्कुल, देखिए सीरिया में मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार से लोगों को चिढ़ थी। ये तानाशाही जो पिछले 50 सालों से चल रही थी, एक परिवार की, पहले हाफिज अल बसद और अब असद अल बसर, ये अपने आप में एक ऐसी सत्ता थी जो कि दुनिया के मजबूत देशों की ताकतों के दम पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में बनी हुई थी। बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल के राजा जैसे व्यवहार करते थे सीरियन ये डिक्टेटर बशर अल असद, और बहुत अच्छी लाविश जिंदगी जीते थे इस सीरिया में। भले ही बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, लेकिन वहां उनको इस बात का हमेशा गुरूर होता था कि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पीछे तो बड़े बड़े देश हैं, ईरान है, रूस है। लेकिन अब जब ईरान और रूस खुद ही फंस गए तो उन्हें भागना पड़ा। उन्होंने अपने लिए कोई बहुत मजबूत व्यवस्था नहीं बना रखी थी। और देखिए, बंदूक के दम पर जो शासन चलते हैं वो अचानक से यूं ही उड़ जाते हैं, और यही हुआ है। ये बताया जा रहा है कि बशर अल असद को अब कहीं कोई और ठौर ठिकाना थोड़ी ना है, वो तो जाएंगे रूस, और रूस में ही रहेंगे। और एक नई सत्ता, एक नई दुनिया अब सीरिया बनाएगी अपने लिए, और देखना है कि ऑपोजिशन फोर्सेस कुछ अच्छा बना पाती हैं या फिर वो इराक की तरह हो जाता है, जहां पर ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है कि आगे अब स्थिति किस तरह से होती है और इंप्रूव होती है, या फिर इराक वाला हाल हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।